Hello students, welcome to DCM classes. Today we will be starting the capsule 1 for 3D geometry, and it is a topic from mathematics for JEE Main 2022 and other engineering examinations. और इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ 3D ज्योमेट्री के लिए। 3D ज्योमेट्री इज़ वेरी सिंपल, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन बहुत लेंदी आते हैं, और पिछले साल तो सभी क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी ही आए थे, तो इसलिए थोड़ा 3D ज्योमेट्री को बहुत ट्रिकीली हैंडल करना पड़ता है और बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए मैंने कैप्सूल जो इंपॉर्टेंट कैप्सूल्स लिए हैं वो 3D ज्योमेट्री के लिए हैं। यहाँ पर जो ट्रिक होता है वो क्या होता है कि पहले तो आप 2D ज्योमेट्री से रिलेट करें। 2D ज्योमेट्री में एक कंपोनेंट Z कंपोनेंट ऐड कर दो तो वो आपका 3D ज्योमेट्री ऐड हो जाता है। तो कई सारे फॉर्मूले आप देखोगे कि जो 2D ज्योमेट्री में यूज़ हो रहे हैं उसका वही फॉर्मूले 3D ज्योमेट्री में भी यूज़ हो रहे होंगे, बस आपको यहाँ पर एक कंपोनेंट ऐड करना होगा वो कि जो कि Z होगा सिमिलरली, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि 3D ज्योमेट्री को आप प्रॉब्लम्स कभी कभी इजीली सॉल्व करने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो कि वेक्टर्स जो होता है, अपनी वेक्टर की जो नॉलेज है उसको यूज़ कर सकते हो टू सॉल्व द 3D ज्योमेट्री प्रॉब्लम। और वेक्टर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो करोगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहले से आता है तो आप उसको देख लेना, रिकन्फर्म कर लेना वीडियो में कैसे यूज़ हो रहा है। अगर आपको वेक्टर्स नहीं आते हैं तो वेक्टर्स देख लेना, एक बार पढ़ लेना बेसिक वेक्टर्स। अगर आपको नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता है, कुछ बच्चों को, जिन बच्चों को नहीं आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो मैं वेक्टर का एक सेपरेट वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, आपको समझा दूंगा। तो ये तीनों हैंड इन हैंड चलता है, ये 2D 3D और वेक्टर्स। तो अगर आप इन तीनों को आपस में इंटरलेट करके पढ़ते रहोगे तो ये 3D आपके लिए बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा। तो अब इसके इंपॉर्टेंट, बिना टाइम वेस्ट किए अब इसके कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो, ये सबका बेसिक है। एक्चुअली होता क्या है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P लिया। अब इस पॉइंट P को मैंने डिनोट किया x1 y1 z1 से। अब मैं अगर आपको ये बोलूँगा कि OP वेक्टर फाइंड आउट करो तो OP वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये बेसिक डेफिनेशन होती है वेक्टर की, ओपी वेक्टर निकालना। तो ये हो गया ओपी वेक्टर। अब इस वेक्टर के अगर मैं इसमें आपको ये बोल देता हूँ कि देखिए ये जो ओपी वेक्टर है इसका जो लेंथ है, जैसे ओपी वेक्टर में कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, एक तो दिख जाएगा। तो ये ओपी वेक्टर है ना। अब ओपी वेक्टर में मान लीजिए कि मैंने इसको बोला हुआ है कि इसकी जो लेंथ है वो है r। तो x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि x1 इज ऑल्सो इक्वल टू r cos अल्फा, और y1 सिमिलरली y1 इज इक्वल टू r cos बीटा, और z1 इज इक्वल टू r cos गामा। क्यों लिख सकता हूं इसको मैं, क्योंकि द प्रोजेक्शन दिस r cos अल्फा ऐसा क्यों लिखा मैंने x1, बिकॉज व्हाट इज x1, x1 इज द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट p ऑन द x एक्सिस, दिस इज x1। Similarly, what is y1? The projection of point O, the OP line on the y-axis. And similarly, z1 क्या है, projection of line OP on the z-axis. तो ये होता है प्रोजेक्शन। इसको प्रोजेक्शन को कैसे निकालते हैं हम, अगर हमें पता है कि लाइन द ओपी लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस, देन आर कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन से पता है। तो हम इसलिए ओपी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर कैन बी इजीली रिटन एज आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप। क्लियर है, ये हमने निकाल दिया। तो अब यहां पर ये ओपी वेक्टर पता चल गया है। अब ओपी वेक्टर इसमें जो कॉस, ये जो एंगल्स होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस किस तरह से डिफाइन, अब आता है डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट। व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस? डायरेक्शन कोसाइंस आर द cos of the is defined as the cos of the angle which the line makes with the corresponding axis. Means L is what? Direction cosines are L, M and N. These are the direction cosines of the line OP vector या फिर line OP, and in which L is what? L is the cos of the angle which the line makes with the x axis, cos alpha, and the M is cos of the angle which the line makes with the y axis, cos beta, and N is the cos of the angle which the line makes with the z axis, which is cos gamma. इस तरह से डिफाइंड है।
अब ये जो एल एम एन होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, दीज आर रिलेटेड बाय ये रिलेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये आता कैसे है, यहाँ पर आपको ओपी का डिस्टेंस पता, यहाँ पर ओपी आप निकालोगे अपने डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो इससे पहले मैं आगे चलूँ, इसके पहले मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला इज सिंपल। अगर आपके पास यहाँ पर 2D ज्योमेट्री में x1 y1 और x2 y2 अगर दो पॉइंट्स होते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पी क्यू इज व्हाट, पी क्यू इज डिफाइंड एज रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी को ही अगर आप z एक्सेस में ऐड कंपोनेंट कर देंगे तो ये आपका पी क्यू फॉर्मूला फॉर 3D ज्योमेट्री हो जाएगा। ये ओके है। अब हमारे पास जो ये वाला जो ओपी जो डिस्टेंस है, ये ओपी डिस्टेंस में एक तो है अपन का पॉइंट ओपी में, ओ इज व्हाट, ओ इज 0,0,0, पी इज व्हाट, पी इज x1 y1 z1। तो ओपी स्क्वायर क्या हुआ, ओपी स्क्वायर विल बी इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, है ना। ये ओके है। पर हमें यहाँ पर ये पता है कि व्हाट इज x1 इज r cos अल्फा, सो दिस इज r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, y1 इज व्हाट r sin अल्फा cos r cos बीटा यानी कि r स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा हो गया ये, और z1 इज व्हाट r cos गामा यानी कि r स्क्वायर cos स्क्वायर गामा हो गया। OP को मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि OP डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज r, तो मैं इसको r लिख सकता हूँ। r स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल कर दो तो आपके पास रिलेशन आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू गम 1। पर हमने पहले ही डिफाइन किया था cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस विच आर LMN, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से ही रिलेशन प्रूव हो जाती है। क्लियर है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एग्जामिनेशन के लिए याद रखने वाले हैं वो है ये और ये। डेरिवेशन बस मैंने आपको समझाने के लिए किया है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो फॉर जेई एडवांस। डिस्टेंस फॉर्मूला अभी अभी अपन ने डिस्कस कर लिया है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो ये वाला फॉर्मूला अपन ने वैसे भी आता है 2D ज्योमेट्री में, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। ऐसा ही कोई बच्चा होगा आप में से जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता होगा। अगर किसी बच्चे ने जो 10th से 11th में है और उसने 2D ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है तभी उसको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा। बेसिक तो वैसे ही 10th में भी पता होता है। तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इसको ये तो आपको आता होगा, बस इसमें z कंपोनेंट ऐड कर दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर, व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज जो डिफाइन होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आर डिफाइंड एज द रेशियोज ऑफ डायरेक्शन कोसाइन विद मतलब रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑलवेज ए कांस्टेंट। डायरेक्शन रेशियोज आर एक्चुअली डिफाइंड एज, इनका नाम रेशियो क्यों होता है, दे आर डिफाइंड एज कि डायरेक्शन कोसाइंस जो आपने पढ़ लिया वो डायरेक्शन रेशियो से सम रेशियो में डिवाइडेड होते हैं। अब मतलब ए, अगर मैंने बोला कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए पर्टिकुलर लाइन इज ए बी सी, तो उसके केस में आपके पास क्या होगा कंडीशन, ए बाई एल, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है, तो ए बाई एल इज इक्वल टू बी बाई एम इज इक्वल टू सी बाई एन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट पी। ठीक है, दोनों ही ओके हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज का यही डेफिनेशन होता है कि डायरेक्शन रेशियोज आर सम कांस्टेंट वैल्यूज विच आर इन ए पर्टिकुलर रेशियो विद डायरेक्शन कोसाइन। कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, जो रेशियो की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पे के और पी है। अब वेक्टर फॉर्म पहले डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में ए बी सी क्या है यहाँ पे x2, क्योंकि हमें पता है कि ओपी, अगर आप मुझसे यहाँ पर बोलो कि सर पी क्यू वैक्टर निकालना है हमें, तो पी क्यू वैक्टर में कैसे निकालूंगा, पी क्यू वैक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप इंटू z2 माइनस z1 के कैप। अब आप मुझसे ये बोलेंगे कि सर ये आया कैसे, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ट्राइंगुलर लॉ को फॉलो करो, ट्राइंगुलर लॉ को याद करो जो आपने पढ़ी है अपने बेसिक मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे ओपी वेक्टर क्या हो गया, ओपी वेक्टर आपका हुआ x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और ओ क्यू वैक्टर क्या हुआ आपका इसी तरीके से x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक है, अब ओ पी क्यू वैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अपनी ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। तो इस यहाँ पे कैसा आएगा कि ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, दिस इज योर पी क्यू वेक्टर,
इज इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर। टेल एंड से मतलब ओपी वेक्टर को आप इसके टेल से ओ क्यू के टेल से जोड़ रहे हो, तो इन दोनों का सम आप किसी भी डायरेक्शन में लेके जाओ, इनिशियल और एंड पॉइंट सेम ही रहते हैं। ये होती है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। तो ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर होगा। यहाँ से आपके पास आता है पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। इसको अगर आप यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू जब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ओ पी वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू, तो यहाँ आपके पास आपकी ये वाली चीज आ जाएगी पी क्यू वेक्टर। क्लियर है? अब ये डिफाइन होता है कि दिस x2 माइनस x1 इज a, y2 माइनस y1 इज b एंड z2 माइनस z1 इज c, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। अब यहाँ से अगर आपको बोला गया है कि भाई यहाँ पर आप निकाल, हमें डायरेक्शन रेशियोज तो मैंने डिफाइन कर दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया डायरेक्शन रेशियोज क्या है। अब आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे कि भाई हमें तो निकालना आता है। कैसे? हम लोगों ने सीखा है, DCM क्लासेस में सर ने पढ़ाया है। कैसे? ए बी सी आपके पास है, तो ए बी सी आपको ऑलरेडी रिलेशन ये पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस की जो रिलेशन होती है वो होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल की वैल्यू अब अगर मैं यहाँ पर पहले सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन में एल की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू हो गई बी स्क्वायर पी स्क्वायर और एन की वैल्यू हो गई सी स्क्वायर पी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो पी की वैल्यू क्या हो गई, पी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर बस इस सेकंड रिलेशन में p की वैल्यू डालूंगा, तो मेरे पास l की वैल्यू क्या आ जाएगी, l इज इक्वल टू a इंटू पी है। p की वैल्यू मैंने यहाँ से डाल दी, इससे इस एस्ट्रिक से स्टार मार्क दे देता हूँ मैं इसको, स्टार मार्क से डाल दी p की वैल्यू, और p की वैल्यू डाल के मेरे पास ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैंने m की वैल्यू डाल दी, तो मेरे पास ये आ गया, और n की वैल्यू से ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर मैंने सेकंड इक्वेशन यूज किया है, अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज किया होता तो आपके पास ये वाली रिलेशंस आती। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा यहाँ से कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्यों किस तरह से डिफाइन होते हैं, और डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस की रिलेशंस क्या होती हैं। ये रिलेशंस आपको जो जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले याद रखने होंगे वो ये और ये तीनों। और डायरेक्शन रेशियोज एक्चुअली होते क्या है, अगर 2 पॉइंट दिए होते हैं पॉइंट किसी भी लाइन पर, तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि DRs एंड DCs मतलब डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। मतलब अगर मैंने PQ के पैरेलल कोई एक दूसरी लाइन ड्रॉ की RS, और ये RS लाइन जो है वो पैरेलल है इस PQ लाइन के, तो इसका मतलब जो DRs ऑफ RS लाइन जो होंगे, DRs ऑफ RS इज सेम एज DRs ऑफ PQ। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये आपको हेल्प किस लिए कैसे करेगा, आगे हेल्प करेगा, एंगल निकालने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर आ गया एंगल बिटवीन द टू लाइन्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। अब मान लीजिए यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियोज हैं L1 लाइन के दिए हैं हमें ये A1 B1 और C1 क्योंकि वेक्टर फॉर्म है। L2 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है A2 B2 और C2। तो एंगल बिटवीन दिस लाइंस आर दिस। कैसे निकलता है ये, यहाँ पर आप कुछ नहीं करोगे, वेक्टर फॉर्म अगर आपको दिया हुआ है तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है। दिस इज R1 वेक्टर, ये L1 है, ये L2 है। तो L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर इज इक्वल टू, हमें पता है मॉड L1 वेक्टर इंटू मॉड L2 वेक्टर इंटू कॉस थीटा होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो डॉट प्रोडक्ट इनका क्या होगा, वो होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब ये cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस और माइनस। ये हो गया आपका एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस नहीं, डायरेक्शन रेशियोज नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस पता है,
तो अब आपको मान लीजिए आपको यहाँ पर कंडीशन में दिया हुआ है कि L1 M1 N1 आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं और L2 M2 N2 ये L1 लाइन के हैं और ये L2 लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो है L2 M2 और N2। तो आप एंगल बिटवीन द टू लाइंस कैसे निकालेंगे? परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर L1 हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो सिर्फ एक रेशियो से अलग होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू क्या हुआ, A1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C इंटू, या मैं सम कांस्टेंट Q लिख देता हूँ, Q इंटू L1 होगा, और B1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट Q इंटू L2 होगा, सॉरी M1 होगा, और C1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट Q इंटू N1 होगा। ऐसे ही A2 B2 C2 क्या होगा, A2 इज इक्वल टू P इंटू L2 और B2 इज इक्वल टू P इंटू M2 और C2 इज इक्वल टू P इंटू N2। अब यहाँ पर जब आप इसको डालेंगे तो cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी A1 A2, दिस विल बी इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इंटू PQ बाई रूट ओवर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू P इंटू रूट ओवर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इंटू Q। यहाँ पर हुआ क्या, ये PQ PQ कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास ये एक और फॉर्मूला आ गया। तो अगर आपको कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है किसी लाइन के, डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता है, तो उसके केस में आप एंगल डायरेक्शन कोसाइंस को भी यूज करके निकाल सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है तो आप डायरेक्शन रेशियोज को भी यूज करके निकाल सकते हैं। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। अब चलते हैं एक प्रॉब्लम पर। ये सब आपके आज के कॉन्सेप्ट कवर हो गए, इसको आप अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट होता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने सर से पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द प्रॉब्लम इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। हमें दो लाइन दी हुई हैं, दो लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन, सपोज L1 M1 और N1 लिया हमने, और दूसरी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो है L2 M2 और N2। ये दोनों रिलेशन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0 और L स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब इससे मैं क्या कर सकता हूं कि इस रिलेशन को मैं यहां लिख सकता हूं L इज इक्वल टू माइनस ऑफ M प्लस N। ये सेकेंड इक्वेशन तो सेकेंड इक्वेशन है ही। तो अब मैं इनको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, M प्लस N होल स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, मीनिंग M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2MN इज इक्वल टू M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। कैंसिल हो गया, Mn इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो केसेस बन सकते हैं। केस वन क्या, केस वन मतलब जिसमें M इज इक्वल टू 0 है, केस टू जिसमें N इज इक्वल टू 0 है। जब M इज इक्वल टू 0 होगा तो उसके केस में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल के देखते हैं तो L इज इक्वल टू माइनस N होगा। तो यानी कि पॉसिबल जो हमारी जो डायरेक्शन जो कोसाइंस हो सकते हैं वो हो सकता है 1 0 -1। अब यहाँ पे इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर आपने 1 और -10 -11 क्यों ही लिया कांस्टेंट। आपकी जो मर्जी है वो कांस्टेंट ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें A0 -A भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आंसर सेम ही आएगा। मैंने वहाँ पे वन इजीनेस के लिए इजीली समझ में आए 1 0 -1 कांस्टेंट ले लिया, तो एक डायरेक्शन कोसाइन हो गया आपका 1 0 -1। N इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो N इज इक्वल टू 0 में क्या आएगा हमारे पास, L इज इक्वल टू -M, यानी कि 1 -1 0। तो ये हो गया आपका लाइन 1 L1 M1 N1, यानी कि लाइन 1 के डायरेक्शन कोसाइंस, और ये हो गए आपके लाइन 2 के डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल के लिए हमें फॉर्मूला पता है, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बाई रूट ओवर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है बस, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0 बाई रूट ओवर
1 square plus 0 square plus minus 1 whole square into root over 1 square plus minus 1 whole square plus 0 square. So this is equal to what? This is equal to your 1 upon root 2 into root 2, which is equal to 1 by 2. So cos theta is equal to 1 upon 2, theta is equal to 60 degree, which is pi by 3. तो योर आंसर इज ए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर आप क्या सीख चुके हैं आज कि व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस, व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज, एंगल बिटवीन द लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, और हर एक लाइन को जिसके डायरेक्शन रेशियो पता है, डायरेक्शन कोसाइंस पता है, तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और इंपॉर्टेंट चीज़ें, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने सीख लिया है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं ये सीख लिया है, रिलेशन क्या होती है ये सीख लिया है। इसके क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप मान के चल सकते हैं कि इसकी 100% प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स। मैं आपको बेकार कॉन्सेप्ट बिल्कुल बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, आपका एग्जाम आने वाला है। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर देता हूँ जिनकी 100% प्रोबेबिलिटी है टू बी आस्क्ड इन जो जेईई मेन एग्जामिनेशन या अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। जरूर पूछा जाएगा आपसे ये कॉन्सेप्ट, तो इसको जरूर, अगर आपको आता भी है तो एक बार रेफर कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप कोई भी डाउट आता है कहीं पर भी, आप किसी कुछ और चाहते हैं आप वीडियो में इम्प्रूवमेंट करवाना, तो आप वो भी बेसिकली से मुझे आप आसानी से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको ज़रूर अपने आने वाले वीडियोस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम मयंक है और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आप इसको अच्छे से देखिए, प्रिपेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी तरह और भी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो पाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।